हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेस। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मृदा प्रदूषण के बारे में। मिट्टी कैसे प्रदूषित होती है इसके बारे में बात करेंगे। मृदा प्रदूषण क्या है इसको भी देखेंगे, यानी कि सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, मृदा प्रदूषण क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए, जो हम लोग आधुनिक समय में जो कृषि करते हैं, खेती करते हैं, तो इसमें बड़े पैमाने पे हम लोग उर्वरक, अकार्बनिक उर्वरक तथा पीड़कनाशकों का इस्तेमाल करते हैं। पीड़कनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये उर्वरक और पीड़कनाशक जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या करता है कि मिट्टी में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उन सूक्ष्म जीवों, केंचुए, इनको क्या कर देता है, मार देता है। ये सूक्ष्मजीव और केंचुए क्या करते हैं, ये एक तरह से कह सकते हैं कि मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं उनका रिसाइकलिंग करते हैं, उनका पुनर्चक्र करते हैं, उनका पुनर्चक्रण करते हैं, वो उसको रिसाइकल करते हैं। क्या करते हैं केंचुए, मिट्टी को खाते हैं और फिर उनसे जो इनसे अपशिष्ट निकलता है वो भी मिट्टी के रूप में वो क्या करता है, एक प्रकार का अच्छा उर्वरक हो जाएगा, है ना जी, ना। तो पोषक तत्व तो मिट्टी को मिल जाएगा। सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, उसमें जो पत्ते वगैरह होंगे, पौधों के पत्ते वगैरह होंगे, उनको क्या करते हैं, सड़ा गला कर उसे मिट्टी के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो क्या होगा, उसे पोषक तत्व तो मिलेगा ना जी मिट्टी को। तो अगर यही मर जाएंगे मिट्टी से, यही नहीं रहेंगे, तो जाहिर सी बात है वो मिट्टी क्या हो जाएगी, उसकी उर्वरकता खत्म होते जाएगी और मिट्टी आदी हो जाएगा। इन्हीं प्रकार के उर्वरक और पीड़कनाशक का बार बार यही प्रयोग करेंगे और लंबे समय तक प्रयोग करने के कारण आपकी मिट्टी इस तरह से बंजर हो जाएगी और उसके बाद आप उस पर कोई फसल भी नहीं उगा पाएगा। जैसे मैं एक उर्वरक की बात करता हूँ, मैं यहाँ पे एक अकार्बनिक उर्वरक ले लेता हूँ, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट जब मिट्टी में मिलता है तो ये सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन देता है। ये नाइट्रेट आयन का उपयोग पेड़ पौधे कर लेते हैं, लेकिन सोडियम आयन मिट्टी में रह जाता है ऐसे ही, ठीक है। ये मिट्टी में ऐसे ही रह जाता है। ये सोडियम आयन जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक भस्म है। एक क्या है जी, भस्म है। और यह भस्म क्या करेगा, तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को कम कर देता है, ठीक है। उसी तरह से मैं यहाँ पर एक अमोनियम सल्फेट लेता हूँ, अमोनियम सल्फेट लेता हूँ। यह मिट्टी में जब मिलता है तो यहाँ पर अमोनियम आयन और सल्फेट आयन देता है, अमोनियम आयन देता है और सल्फेट आयन देता है, ठीक है। अब देखिए, ये अमोनियम आयन और सल्फेट आयन की बात करेंगे तो ये अमोनियम आयन और सल्फेट आयन जो होते हैं, ये इसमें से देखिए क्या करता है, पेड़ पौधे यहाँ अमोनियम आयन का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन सल्फेट इसमें बच जाता है। अब यह सल्फेट क्या करता है, जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, मिट्टी की उर्वरकता को कम कर देता है। यानी कहने का मतलब कि मिट्टी ज्यादा अम्लीय हो जाए या ज्यादा भस्मी हो जाए तो भी उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है मिट्टी की। इसके अलावा आप कई सारे औद्योगिक कारण भी है, नगरीकरण या तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इसके कारण क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में कूड़े कचरे निकलते हैं। इन कूड़े कचरे को हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं और इसमें अनेक प्रकार के विषैले जहरीले पदार्थ वगैरह भी होते हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। वो सब अम्लीय क्षारीय कह सकते हैं पदार्थ, या सड़े गले, है ना, पॉलीथीन वगैरह, सड़े गले सब्जी होते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन वो क्या हो जाते हैं, पॉलीथीन वगैरह के साथ मिक्स हो जाते हैं, हानिकारक पदार्थों के साथ, जहरीले पदार्थों के साथ मिक्स हो जाते हैं और उनको आप कहीं पे भी फेंक देते हैं, है ना। तो उसके कारण क्या होता है, कृषि युक्त भूमि भी नष्ट होती है और जाहिर सी बात है ये सब होगा तो ये कहेंगे कि भूमि प्रदूषित हो गई। तो इन सब जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, इन सब से ये पता चलता है कि जो मिट्टी में उपयोगी घटक होते हैं वो उसमें से हटने लगते हैं और हानिकारक पदार्थ उसमें मिलने लगते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरकता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और उसी को हम लोग क्या करते हैं, मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण कहते हैं। ऐसे आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मिट्टी से उपयोगी घटकों का हटना और
दूसरे हानिकारक पदार्थों का मिट्टी में मिलना जिससे मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो उसे भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण कहते हैं। तो क्लियर हो गया मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण क्या है, कि मिट्टी में उपयोगी घटक का कम हो जाना, हटना धीरे धीरे, और दूसरे हानिकारक पदार्थों का मिलना, जिससे क्या होती है मिट्टी की उर्वरकता क्या होती है, नष्ट होने लगती है, और उसी को हम लोग क्या करते हैं, भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण कहते हैं। अच्छा, ये सब मृदा प्रदूषण से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, मानव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, अगर हम लोग कूड़े कचरे को फेंकते हैं इधर उधर, तो जाहिर सी बात है मिट्टी तो प्रदूषित होती है, इसके अतिरिक्त जल प्रदूषित होता है, वायु प्रदूषण भी होता है ना जी। अच्छा, कूड़ा कचरा जो कूड़ा करकट होता है, उसको सड़ने गलने से अनेक विषैले उसमें से गैसें भी निकलती हैं जो दुर्गंध देती है। जब आप देखते हो कहीं भी कचरा फेंका हुआ है, आप वहां से गुजरते हो तो कितना खतरनाक महकता है, तेजी से भागते हो, ये नाक बंद करके जाते हो, तो जिससे क्या होगा, बाहर का वातावरण प्रदूषित होगा। आप उसको मान लीजिए आप वहां से गुजर गए, तेजी से चले, अरे मुझे तो मैं सूंघा नहीं, मैं बाहर निकल, अरे भैया वो आपके वातावरण में ही ना जा रहा है, तो वो तो दूषित करेगा ना, उसका प्रभाव तो आपके ऊपर पड़ेगा ही। ठीक है। अच्छा, जो कूड़े कचरे होते हैं है ना, उसमें मल जल डिटर्जेंट वगैरह मिश्रित होते हैं, वो जब नालियों में पहुंचते हैं तो साथ साथ वो क्या होता है, जल को भी प्रदूषित करेंगे, है ना। वायु को प्रदूषण के साथ साथ जल भी प्रदूषित होता है ना जी। तो ये सब ये लिख सकते हैं कि इसका मानव के ऊपर क्या दुष्प्रभाव है, तो यही सब इसका दुष्प्रभाव है, इसको लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, मानव पर दुष्प्रभाव, कैसा कैसा दुष्प्रभाव पड़ता है मृदा प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से। ठीक है। पहला प्रभाव तो हम लोग लिख सकते हैं कि कूड़े कचड़े जो भूमि प्रदूषण के साथ साथ भूमि प्रदूषण के अतिरिक्त क्या करते हैं जी, भूमि प्रदूषण के अतिरिक्त जल एवं वायु प्रदूषण में भी वृद्धि करते हैं। तो आपको पता है कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण होगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, ये तो जानते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि कूड़ा करकट या कूड़े कचड़े के सड़ने गलने से अनेक प्रकार की विषैली गैस है एवं दुर्गंध निकलती हैं, जिससे क्षेत्रीय वातावरण दूषित हो जाता है। ठीक है। और क्या लिख सकते हैं जी, कूड़े कचड़े जिनमें मल जल एवं डिटर्जेंट मिश्रित होते हैं,
मिश्रित होते हैं जब नालियों से बहकर जल स्रोत में, यानी कि नदी में, नालों में, इन सब जगहों पे, नदी नालों में से होकर, नालों से होकर नदियों में पहुंचते हैं या तालाब वगैरह पहुंचते हैं, में पहुंच जाते हैं, और जब उसमें पहुंच जाते हैं तो जल भी प्रदूषित होगा, तब जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण होता है, समझ गए? अच्छा, ये जो हम लोग कूड़े कचरे इधर उधर फेंकते हैं, तो इसको अगर नियंत्रित, इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है ना जी? इसको कैसे मतलब और ज्यादा सरल बनाया जा सकता है, तो इसके नियंत्रण के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला तो काम ये कर सकते हैं कि कूड़े कचरे को नष्ट करना। ठीक है, पहला काम कूड़े कचरे को नष्ट करना है ना, ना रहेगा ना प्रदूषण फैलाएगा। तो नष्ट करने के लिए अब इसमें क्या करना होगा? देखिए, इसमें कूड़े कचरे को क्या किया जाता है कि उसको एक कूड़े कचरे को भट्टी में डालकर जलाया जाता है। अब देखो, भट्टी में इसको जलाकर नष्ट कर देंगे, लेकिन उससे वायु प्रदूषण भी तो हो सकता है, धुआं उठेगा तो। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना होगा कि कूड़े कचरे को नष्ट करें तो जब उसको डालकर जलाएं भट्टी में, तो यह ध्यान रखना होगा कि वायु प्रदूषण भी ना हो। अच्छा, कूड़े कचरे से हम लोग कंपोस्ट भी बना सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कूड़े कचड़ों से कंपोस्ट बनाना। ठीक है, उससे कंपोस्ट भी बनाया जा सकता है ना। और क्या कर सकते हैं जी? अच्छा, उस कचरे का जो कंपोस्ट बनने लायक नहीं है ना, उनको हम लोग क्या करते हैं, उनका पुनर्चक्रण कर सकते हैं, है ना। तो लिख सकते हैं कचड़ों का पुनर्चक्रण करना। तो कैसे कचड़ों का? जो कचड़े जो है, जैसे स्टील हो गया, उसमें स्टील मिल गया, है ना, कागज मिल गया, प्लास्टिक मिल गया, तो इन सबको क्या कर सकते हैं, उससे फिर से रिसाइकल करके फिर से हम लोग कागज, स्टील, प्लास्टिक वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? नियंत्रण होगा मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण के साथ साथ वायु प्रदूषण भी नियंत्रित होगा, जल प्रदूषण भी नियंत्रित होगा, ये सब चीजें नियंत्रित होंगी, है ना जी। कम फैलेगा प्रदूषण। जब हम लोग प्रदूषण की बात करते हैं कूड़े कचरे द्वारा, तो हम लोग प्लास्टिक की थैलियों को कैसे भूल सकते हैं? प्लास्टिक की थैलियां सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण को फैलाने में। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। प्लास्टिक थैलियों से प्रदूषण, प्लास्टिक थैलियों से प्रदूषण कैसे होता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो प्लास्टिक की थैलियां होती हैं, उसको देखिए आप अपने आसपास में देखना या अपने घर में ही देखना, क्या करती है मम्मी? पॉलिथीन के अंदर ही कूड़ा कचरा इकट्ठा करके उसको बांधती है और फेंक देती है। चाहे कोई गाड़ी आती है वो लेके जाती है, या कहीं भी फेंक देते हैं जहाँ खाली स्थान मिलता है। वो बह कर कहाँ जाएगा? नालों में जाकर फंस जाएगा, सीवर लाइनों में फंस जाएगा, और जिससे क्या हो जाएगा, मिट्टी, उसमें जो जल है महकने लगेगा, प्रदूषित होगा, है ना जी। नाली पूरी तरह से और ज्यादा महकने लगेगा, है ना जी। अच्छा, हम लोग पॉलिथीन में बांध कर जब फेंकते हैं, सब्जी कहीं फेंकेंगे, तो उसमें क्या होता है, प्रायः देखते हैं कि उसमें सब्जियों के छिलके वगैरह ये सभी रहते हैं। तो कहीं भी जब फेंकेंगे तो उसे कब कोई जानवर खाएगा, तो जानवर क्या खाएगा? उस पॉलिथीन को भी खा जाएगा, और उससे क्या होगा, उसके वो गले में फंस जाएगा, अंदर आंत में फंस जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, पशु मर जाएगा। ठीक है। अच्छा, पॉलिथीन की थैली खेत में जब पहुंचेगा तो क्या होगा? तो खेत में जब पहुंचेगा तो उसके नीचे जो फसल आप उगाएंगे, वो फसल वो क्या करेगा, पॉलिथीन को, थैली को चीर नहीं पाएगा, और वो फसल उगेगा ही नहीं। तो पॉलिथीन की थैलियों के कारण हम जानते हैं कितना ज्यादा प्रदूषण फैलते जा रहा है। तो इसके बारे में चर्चा करना तो जरूरी था। चलिए इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि घरों के कूड़े प्लास्टिक की थैलियों में बंद कर फेंक दिए जाते हैं।
फेंक दिए जाते हैं। ये पॉलीथीन की थैलियां, ये पॉलीथीन की थैलियां नालियों और सीवर लाइनों में पहुंचकर उन्हें अवरुद्ध यानी रोक देती हैं, है ना जी, सीवर को रोक देती हैं, अवरुद्ध कर देती हैं। प्रायः हरी साग सब्जियां या साग सब्जियों के छिलके ऐसे लिख देते हैं, छिलके पॉलीथीन की थैलियों में डालकर फेंक दिए जाते हैं। क्या लिख सकते हैं कि पॉलीथीन को पशु जो होते हैं वो छिलके से खा जाते हैं। पॉलीथीन को पशु छिलके या छिलकों आदि ऐसे लिख देते हैं के साथ खा जाते हैं। यह पॉलीथीन कभी-कभी पशुओं के आंत में फंस जाता है जिससे पशु मर भी जाते हैं, ऐसा हम लोग यहाँ कह सकते हैं, है ना जी। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जो कूड़े कचरे के साथ पॉलीथीन खेतों में भी पहुंच जाते हैं जो पौधों को उगने नहीं देते, जो मिट्टी में दबकर पौधों को उगने नहीं देते, ऐसे लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा। जो मिट्टी में दबकर पौधों को उगने नहीं देते। ठीक, समझ गए। तो इसलिए पॉलीथीन के निपटान होना बहुत ही आवश्यक है, या उसे रिसाइकिल करके उसको फिर से रीयूज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना जी, समझ गया, क्लियर हो गया। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पे चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।